आप कोरोना को किस तरह से देखते हैं? एक लो इम्यून सिस्टम लेकर या एक डेफिशिएंट बॉडी क्रिएट करके, तो फिर वो बड़े आराम से आप उसको मजबूर करते हो कि आप मुझे आक्रमण कर, वरना कोई दुनिया का वायरस हम पर कभी अटैक नहीं कर सकता। 200 साल में कोई महामारियां आती है तो सवाल पैदा क्या होता है कि फिर इतने साल ये सोता क्यों रहता है और सडनली इसके जागने का कारण क्या होता है। आदमी के भीतर जो कोरोना का जो डर डाला जा रहा है, ये एक बहुत ही अनावश्यक डर है। अपने इम्यून सिस्टम को जो ऑलरेडी मजबूत मिला हुआ है उसको कमजोर मत करो भाई। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर N.K. शर्मा जी से, जो कि नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी सबको बहुत बहुत हार्दिक नमन करता हूं, सभी सुनने वालों को और देखने वालों को। डॉक्टर शर्मा, आप कोरोना को किस तरह से देखते हैं? वंदना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस संसार में हम जब पैदा हुए लाखों हजारों साल पहले, तब से हर वायरस और हर बैक्टीरिया हमारे साथ पैदा हुआ है। और कोरोना कोई नया वायरस है ऐसा तो नहीं है, वो हमारे साथ आया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्या लाखों साल से जो वायरस आज हमारे साथ जी रहा है, क्या उसको अब चेतना आई है जागने की कि अब वो इस समय आकर जागा है और इतने साल सोया रहा बड़े आराम से, और अब आकर सबको कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें संक्रमित कर दूंगा। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वायरस जो है उसको किसी आदमी पे अटैक करने का क्या शौक है। मेरा अपना मानना यह है एज ए नेचुरोपैथ कि दुनिया का कोई वायरस तुमको अटैक करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने अंदर सामान तैयार कर दो जी, मैं आपको आराम से आके संक्रमित कर जाऊंगा। तो आप जब तैयार हो जाते हो अपने भीतर से उसको आकर्षित करने के लिए एक टॉक्सिक बॉडी, एक लो इम्यून सिस्टम लेकर या एक डेफिशिएंट बॉडी क्रिएट करके, तो फिर वो बड़े आराम से आप उसको मजबूर करते हो कि आप मुझे आक्रमण कर, वरना कोई दुनिया का वायरस हम पर कभी अटैक नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि दुनिया में 84 लाख योनियां जितनी भी होगी, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, तो किसी भी प्राणी को ये कोरोना ने जाके आज तक तंग नहीं किया, बस इसने मानव को आके तंग कर दिया। और ये अगर हम यूं भी कहें कि 100 साल में कोई महामारियां आती है तो सवाल पैदा क्या होता है कि फिर इतने साल ये सोता क्यों रहता है और सडनली इसके जागने का कारण क्या होता है कि, और जागता है तो फिर कुछ महीनों तक हमारे साथ में रहता है और बाद में फिर सो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि वापिस सो गया। तो इस तरह की ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो ये जो आदमी के भीतर जो कोरोना का जो डर डाला जा रहा है, ये एक बहुत ही अनावश्यक डर है, क्योंकि मानव को इतना कमजोर परमात्मा ने नहीं बनाया है कि वो आसपास के इतने वायरस जो हमारे आसपास में हैं उनसे हम बीमार पड़ जाएं। देखिए, हमारा शरीर ऐसा निर्मित है कि हमारे जीवन में हम 24 घंटे हजारों वायरस, हजारों बैक्टीरिया के संपर्क में आते रहते हैं। और बैक्टीरिया आर नेवर कॉज ऑफ डिजीज, दे आर द रिजल्ट ऑफ डिजीज। आप जब शरीर में ऐसी व्यवस्था पैदा करते हो, एक टॉक्सिक व्यवस्था, तब जाकर उनको मजबूरन डेवलपमेंट होना पड़ता है। वरना हम कैसे डिजाइंड है मालूम है, हम जंगल में जाते हुए रास्ते में किसी भी पॉन्ड में से हम पानी ऐसे मट्टी को हटाकर हम वो पॉन्ड में से पानी पी ले, हम ऐसे बने हुए हैं। हम जंगल के अंदर फलों को हाथ से साफ करके हम उसको खा सकते हैं। हम जमीन से गाजर निकाल के आधी मट्टी समेत झाड़कर हम खा सकते हैं। जब गाय घोड़े जमीन पे घास खाते हैं तो कितनी 50% मट्टी खा जाते हैं। जब सब जानवरों को, सभी प्राणियों को परमात्मा ने इतना सशक्त बनाया कि छोटे मोटे जो चीजें, जीव जंतु चले भी जाते हैं बॉडी में तो बॉडी को कुछ नहीं होता, तो आपको एक वायरस आके आपके बॉडी में इतना हंगामा कर देगा, ये सोचने की बात है। देखिए, मैं तो 71 का हूँ। भारत में तो 65 के बाहर जाने के लिए मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे वायरस के डब्बे में डुबो के डाल दो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि वायरस को चाहिए
लो इम्यूनिटी और टॉक्सिक बॉडी, और मैं अपनी बॉडी को टॉक्सिक नहीं करता, बल्कि मेरा तो आप यूट्यूब पे वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें मैंने साफ लिखा हुआ है, डिजीज इज ए इम्पॉसिबल वर्ड फॉर मी। और सिर्फ मैंने अपने आप को स्वस्थ रखा नहीं है, मेरा पूरा परिवार, मेरे बचपन से मेरे बच्चे जो है आज 38 ईयर्स के हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने एक भी रोग कभी देखा नहीं, कभी डायरिया नहीं देखा, कभी डॉक्टर नहीं देखा, कभी बीमार नहीं पड़े, और आज तक उनको वैक्सीनेशन भी नहीं दिया गया। इसका क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मैं रोग पैदा करूं और फिर मैं वैक्सीनेशन दूं, तो मैंने रोग का कारण दिया ही नहीं, इसलिए शरीर बोला ही नहीं, तो मुझे वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सवाल यहाँ पे क्या मालूम है, हम रोग पैदा करने के कारण अपने जीवन में मर्जी आए वैसे जुटाते जाते हैं, और बाद में सोचते हैं कि कोई वैक्सीन मिल जाए कि जो आके मेरे गलतियों को ढांप दे। यानी कि मैं गलतियां चाहे जितना घटिया खाना खाऊं, जितना नेगेटिव सोचना है सोचूं, मैं एक्सरसाइज करूं कि ना करूं, मैं टाइम से सोऊं कि नहीं सोऊं, नींद अच्छी लूं कि नहीं लूं, मैं हवा धूप पानी का सेवन करूं कि नहीं करूं, मैं जंक फूड भी खाता रहूं, मैं शराब सिगरेट चाय कॉफी पीता रहूं, लेकिन मुझे वैक्सीन मिल जाना चाहिए जो मेरे इन गलत आदतों के बावजूद भी मुझे इन रोगों से बचा सके। तो ये आदमी का भ्रम जीवन भर उसको भटकाता रहेगा। दुनिया में कभी ऐसा वैक्सीन नहीं आएगा कि जिससे आदमी जो है स्वस्थ हो जाए या किसी वायरस से बच जाए। तुम इस वायरस से बचने का लोगे तो दूसरा वायरस तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया में तो हजारों लाखों वायरस है, कितने वैक्सीन बनाओगे, कितने वायरस से बचोगे? तो इसीलिए एक ही तरीका है, अपने इम्यून सिस्टम को जो ऑलरेडी मजबूत मिला हुआ है उसको कमजोर मत करो भाई। इस शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करो, इसको कूड़ेदान की तरह ट्रीट मत करो, तब जाकर आपका ये शरीर आपका साथ देगा और हजारों और कंडीशन में आपको जीवित रखेगा। न वो ग्रहों से प्रभावित होगा, न वो वातावरण से प्रभावित होगा। आप सोचिए ना, मानव जैसा धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी एक छोटे से अदने से वायरस से इतना डर गया कि घर में छुप छुप के बैठ गया। आज उसके लिए भगवान छोटे हो गए। आज उसको मतलब उस वायरस के डर के मारे वो मंदिर तक जाना भी भूल गया, प्रार्थना करना जीवन में भूल गया। उसके लिए भगवान छोटा हो गया और वायरस महाबली हो गया। क्या बड़ी अजीब सी बात है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। सारे संत महात्मा सब छोटे हो गए, क्यों? उनकी शक्तियां कहाँ चली गई? भारत के अंदर इतने यंत्र तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, कहाँ है वो सब कुछ? सारे इतने बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हुए हैं, कहाँ है उन तांत्रिकों की शक्तियां? इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, सालों से हम हेल्थ रिसर्च कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ है उन सब का लाभ? हम तो जब ये कोरोना आ गया तो इसने बता दिया कि तुम्हारे सारे हेल्थ रिसर्च, तुम्हारी सारी तैयारियां, तुम्हारा सारा अब तक का ज्ञान, तुम्हारा सारा अध्यात्म सब तुम्हारे लिए छोटा है और कोरोना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है दुनिया में। ये कोरोना ने प्रूव कर दिया सब लोगों को। क्या कोरोना पे काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल मैडम, मैंने आपको बताया, अगर मैं सच बात बोलूं, कोरोना को तुम्हें संक्रमित करने का 1% भी शौक नहीं है। वो कहता है मुझे चाहिए भाई साहब डर, मुझे चाहिए लो एनर्जी, मुझे चाहिए लो इम्यून सिस्टम, मुझे चाहिए टॉक्सिक बॉडी। भाई साहब आप दो जी मुझे, मैं तैयार हूं जी आपके बॉडी में आने के लिए। वरना ये क्या वायरस पर पागल है कि जो बैठे बैठाए किसी के बॉडी में घुस जाएगा? ये समझने की बात है। अरे भाई, हम तो बैक्टीरिया वायरस के अंदर पैदा होते हैं, हमारे अंदर लाखों बैक्टीरिया हर पल रहते हैं, वायरस भी हमारे आसपास में रहते हैं। कब तक ऐसे डर डर के जियोगे दुनिया में? और मुझे हैरानी होती है कि हमारा पूरी सरकार का जोर आदमी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के बजाय हम जो है अंदर घर में दुबक दुबक के बैठ गए। हमें अच्छी हवा चाहिए थी, हमें विटामिन डी जो कि कोरोना को फाइट कर सकती है, उसके लिए हमें धूप चाहिए थी, हम बाहर नहीं घूम पाए। हम जब प्रेम से गले मिलते हैं तब हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। ये मेरे पास ऑरा कैमरा होता है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूं कि कैसे ये काम करता है वास्तव में। और इसी तरह आदमी को चाहिए थी अच्छी एक्सरसाइज, योगा चाहिए था, प्राणायाम चाहिए था, अच्छा आहार चाहिए था, नेचुरल फूड चाहिए था। ये जीवन के जो मूल आधार है जिससे हमारी जीवनी शक्ति का विकास होता है। आज मैं रेकी सिखाता हूँ। रेकी जो है हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की तकनीक है। आज ये ऐसी चीजें आज हमारे काम आने वाली चीज थी। आज ध्यान हमारी शक्तियों को बढ़ाता है।
तो जो चीजों से जीवनी शक्ति बढ़ती है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसके ऊपर तो कोई काम नहीं किया गया। एक ही काम किया गया, हॉस्पिटल खोल दो जी, बहुत सारे बंद कर दो जी घर के अंदर आदमी को। क्या हम बचा पाए किसी को? क्या हम सचमुच उसमें सफल हो पा रहे हैं? तो हमें समझ में आएगा कि हम कितने वैक्सीन बना लेंगे दुनिया में, कितने वैक्सीन। आखिरकार तो आदमी को आत्मनिर्भर बन के सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा और अपने स्वास्थ्यवर्धक जीवन की तरफ जाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये तो लड़ाई कभी अंत नहीं होने वाली है। जिस ढंग से हमारा जो अप्रोच है वायरस से लड़ने का ना, इससे वायरस से हम कभी बचने वाले नहीं है। थोड़े ये 2-4 साल बीते नहीं कि कोई दूसरे नाम से कोई दूसरा आ जाएगा। याद रखना, कभी भी वैक्सीन से कोई वायरस नहीं मरता। वायरस अपना नया रूप धारण कर लेता है और हम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और हम तैयारी करते हैं तो वो जुड़ जाता है। आप तैयारी मत करो, वो जीवन भर मरते तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात क्या मालूम है, हर आदमी को कम से कम वो दुनिया में अगर किसी परमात्मा को मानता है कि या किसी गुरु को मानता है, किसी न किसी को तो इष्ट देव को मानता है ना। अरे मैं कहता हूं, अरे 100% भरोसा तो करो भाई उस क्षमता पे कि जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया, 100 साल तक चलने के लिए इसको बनाया, वो उसने इतना कमजोर बना के नहीं भेजा है। और तुम अगर भरोसा करते हो, फेथ करते हो और भक्ति करते हो, समर्पित करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा कितनी स्ट्रांग रहती, जरा सोचो। तो पहली आदमी को किसी न किसी शक्ति पे अटूट भरोसा होना चाहिए। और दूसरी बात, हम जिस तरह का स्ट्रेस और फियर में जी रहे हैं, याद रखिए, फियर आपको चंद महीनों में नहीं, चंद दिनों में आपको पूरा डेथ की तरफ लेके जा सकता है आपका फियर। तो लेकिन अब फियर जो है वो अब हमें सही ज्ञान, एक फियर का मतलब है ज्ञान का सही नहीं होना, इसके कारण फियर है। तो हमें ये विज्ञान कभी सिखाया नहीं गया। तो सबसे पहले माइंड में तनाव और फियर जो है नहीं लेने आने की सुविधा होनी चाहिए। हमारी टीवी और हमारा सारा सिस्टम हमारे हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले वो फैक्टर हमें सिखाए जाने चाहिए, बजाय हमें सारे दिन यही सिखाया जा रहा है, आज इतने बढ़ गए, आज इतने बढ़ गए, इतने मर गए, इतने मर गए। कैसे आदमी फियरलेस हो जाएगा? तो आदमी तनाव और भय मुक्त होना चाहिए। और तीसरा, हम जिस तरह का आहार खा रहे हैं, जमीन से पहली बात तो हमने केमिकल डाल के, पूरी केमिकल डाल के उस आहार की पूरी गुणवत्ता को कमजोर कर दिया। फिर हम बाहर आता है तो आग और मशीनों में डाल के उसको बर्बाद कर देते हैं। और हम ऐसे रिफाइंड प्रोसेस फूड खाकर कौन से स्वास्थ्य की आशा कर रहे हैं? तो जब तक आप पूर्ण आहार, यानी कि जैसे फल है, सलाद है, अंकुरित दालें हैं, जूस है, या और नट्स हैं, सीड्स हैं, ये नेचुरल और होल ग्रेन है, जब तक हम इन चीजों पे नहीं आएंगे, हमारे हेल्थ की कैसे पॉसिबिलिटी है? क्या इस मैदे से, इस ब्रेड से, इस बिस्किट से, इस चाय कॉफियों से, इस रिफाइंड चावल से, रिफाइंड दालों से, रिफाइंड तेल से तुम इनसे हेल्थ की आशा करते हो? तो इतना बड़ा भ्रम कैसे आदमी जी पा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हम तला हुआ खाना चाहते हैं, मिठाइयां नमकीन खाना चाहते हैं, हम शराब सिगरेट पीना चाहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम नॉर्मल रहे। दुनिया में ऐसा कोई नियम ही नहीं है, गलत डालोगे गलत बीज निकलेगा ही। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को सही करो। आप पैसा कमा के घटिया आहार क्यों खाते हो? शरीर को गार्बेज बिन यानी कि डस्ट क्यों बना के रखा है? क्या ये शरीर तुम्हारा नहीं है? क्या ये परमात्मा का मंदिर नहीं है? इससे प्यार करो। जब तक तुम शरीर को प्यार नहीं करोगे ना, ये तुम्हारे बाहर की चीजें तुमको हमेशा अटैक करते रहेगी। शरीर भी तुमको प्यार नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए अच्छा न्यूट्रिशन दो। और एक्सरसाइज के इतने साधन मौजूद है। अरे भाई, योग प्राणायाम नहीं जानते हो तो वॉकिंग पे चले जाओ। अरे डांस ही कर लो कम से कम घर में। अरे भाई, थोड़ा सा इधर उधर सीढ़ियां चढ़ लो, उतर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई। कोई जिम जाना ही कोई जरूरी नहीं है। अगर तो योग प्राणायाम तो आजकल पूरे टीवी पे हर कदम पे सिखाया जा रहा है, हर पार्क में सिखाया जा रहा है। तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने का कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है। जब तक तुम्हारे अंदर ये इंटरेस्ट नहीं है ना, तब तक तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता, ना तुम्हें रोग मुक्त कर सकता है, ना बचा सकता है तुम्हें। तो इसलिए तुम्हारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि मुझे मेरे शरीर को संभाल के रखना है, मुझे इसको स्वस्थ बनाना है। और फिर स्वस्थ वातावरण भी बहुत जरूरी है। नेगेटिव वातावरण में रहोगे तो सारे दिन नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको प्रभावित करेंगे। तो स्वस्थ वातावरण में जाने की कोशिश करो, अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करो। तो सारा खेल क्या है? किससे इम्यूनिटी बढ़ती है? हेल्थफुल लिविंग से इम्यूनिटी बढ़ती है। एक सिंपल सा साइंस है। और इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी चौड़ी महीनों से पूरे डिस्कशन किया जा रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है, वैक्सीन खोजे जा रहे हैं। कर लो भाई, करोड़ों रुपए बर्बाद कर लो, लेकिन आदमी तो वहीं का वहीं रहेगा।
जिस दिन जब आदमी बदलेगा तब इस संसार में बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आपने सरकार से कोई अपील की है? देखिए, मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने ईमेल किए हैं कि इस तरह से जो है हमें नेचुरल चीजों को अपनाना चाहिए। तो लेकिन वो उनका जवाब ये होता है, हाँ जी आपकी बात बहुत अच्छी है, हम इस पे गौर करेंगे। मैंने कहा कि मुझे मीटिंग करने के लिए समय चाहिए, तो बोले कि हाँ अभी हम जल्दी आपको समय देंगे। तो मुझे क्या लगता है, ये आयुष मंत्रालय को भी हमने चिट्ठी लिखी है, सब जगह लिखी है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम बहुत बदनसीब लोग हैं, हम इस संसार में, भारत जो है कि आज आयुर्वेद जैसी चीज भारत में होते हुए भी आज हमारे आयुर्वेद को जो है एकदम निष्कृष्ट दृष्टि से देखा जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा का तो बहुत दूर की बात है, खाली एक योग प्राणायाम के अलावा किसी को भी यहाँ पे भारत में वैल्यू नहीं है। भारत की संस्कृति है, भारत की चीज है, और भारत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और बाहर विदेशों में आयुर्वेद के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है, वहां पे इसकी वैल्यूएशन हो रही है, लोग वहां पे उसको अपना रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारी सरकार जो है इसके प्रति अभी उतनी जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशावान हूं, क्योंकि मोदी जी, योगी जी जैसे आध्यात्मिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिक्स में, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा और कोई न कोई काम जरूर होगा। मैं भी इसके लिए बहुत प्रयासरत हूं। आप इसको एमबीबीएस के बराबर दर्जा दिलवाना चाहेंगे आयुर्वेद को? हाँ जी, बिल्कुल 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 दिलाना चाहूंगा, बिल्कुल दिलाना चाहूंगा। के लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य के ऊपर इतना बड़ा बजट बनाते हो कि लोग जो है स्वस्थ रहें, लेकिन लोगों के बीमार पड़ने की आप 99% सुविधा पैदा करते हो कि लोग बीमार रहे, और फिर तुम कहते हो कि हम रिसर्च करेंगे, हम पैसा हेल्थ के लिए खर्च करेंगे। भाई साहब, ये कौन से सपने में जी रहे हैं दुनिया में? आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, आप हमारे यहाँ मिनिस्ट्री है, यानी कि प्रोसेसिंग फूड की भी मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ पे। हम चाहते हैं कि फूड खूब प्रोसेस हो, रिफाइंड हो। तो ऐसे हमारे यहाँ पे केमिकल एग्रीकल्चर के लिए इतना फर्टिलाइजर पैदा किया जा रहा है कि हमारी धरती जो है नष्ट हो जाए पूरी। तो आप जरा सोचो, हमारे हेल्थ के सारे तो हेल्थ को बिगाड़ने के तो कारण गवर्नमेंट जुटा चुकी है, तो कैसे वो हेल्थ बनाएगी? तो मेरा सुझाव क्या मालूम है, अगर हमारे भारतीय सभ्यता को, समाज को हमें स्वस्थ करना है, तो सबसे पहली बात है कि हर भारत में फल इतना सस्ता मिल सकता है कि 10-20 रुपया किलो में अच्छा फल खाने को मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ होते हुए भी वो सब बाहर निकल जाता है और हमें खाने को नहीं मिलता। तारीफ की बात ये, कम से कम खेतियां जो हो वो कम से कम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की हो, लोगों के अंदर हर स्कूल में जो है योग प्राणायाम एक निश्चित कर दिया जाए। और तो ये सब चीजें, थोड़ी जीवन की जो पद्धति है, ध्यान हमारा भारत की देन है, कोई दुनिया ने हमें नहीं ध्यान दिया, लेकिन ध्यान जो है वो स्कूलों में सब्जेक्ट बन जाना चाहिए। हालांकि हमारे संत महात्मा उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा वो स्कूल का उतना बड़ा अंग नहीं बन पाया। तो जो हमारे हमारे पास सब कुछ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। भारत कितना सुंदर देश है, जरा सोचिए। हमारे यहाँ अच्छी हवा, हर तरह के मौसम, धूप है, इतना इतना संसार में हर जगह पे नहीं है। तो इतना सब कुछ हमें भारत को मिला हुआ है, तो उसका लाभ उठाकर हमें जो है इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बजट जो स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जा रहा है, हजारों हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, मैं कहता हूं 1000 नहीं 10 लाख खोल दो तो भी आदमी तो बीमार पड़ा ही रहेगा। अगर रोग का कारण नहीं निकला तो रोग कभी जाने वाला भी नहीं है, इस तरह से। तो इसीलिए मेरा सरकार से यही अनुरोध है, आज भारतीय विद्याओं को महत्व दे। प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, योग है, आज इनके कोई आज प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी अभी मैंने सुनने में आया कि यूएसए में विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी खुली है, अमेरिका में, लेकिन और भारत में जो है अब धीरे धीरे थोड़ा सा अब इसका स्टार्ट हुआ है। शायद मोदी जी के कारण थोड़ा सा तो मुझे लगता है एक आशा बंदी है कि कुछ तो भारत में होगा, वरना दूसरे मिनिस्ट्री के चक्कर में तो मुझे लगता है हम कुछ अभी तक कर नहीं पाए। आज तक इतने 100 सालों में हम अभी तक वहीं के वहीं हैं। तो भारतीय विद्याओं को महत्व दे, ये हमारा सुझाव है। की दवाई निकाल दी है, लेकिन ये दवाई उन्होंने काफी लेट बताई, जबकि पहले से उनके पास ये दवाई थी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस बारे में आपका क्या कहना है? जो कोरोनिल के बारे में? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए एक बात बताइए, आखिरकार
देखिए, रामदेव जी का कोई इंटेंशन गलत तो नहीं है ना, कोई समाज को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं है ना। तो आज अगर उन्होंने कोई दवाई निकाली है तो उसमें क्या होगा, एक आयुर्वेद का ही तो कोई जड़ी बूटियों का कोई मिश्रण होगा ना, और वो ऐसी जड़ी बूटियां कोई पॉइजनस तो है नहीं ना जो आदमी को जाके बर्बाद कर दे। तो उनकी जड़ी बूटी कहीं ना कहीं जाके बॉडी का कुछ तो मतलब लाभ देगी ना, इम्यून सिस्टम तो ठीक करेगी ना। तो आज ऐसे व्यक्ति जो भारत के अंदर छाती ठोक के एक दवा आपको समाज के सामने लेकर आ रहा है, और हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट के और कई तरह की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की जो भी है, जहां पर भी आज जो है उसका विरोध कर रही है, उसके ऊपर महाराष्ट्र में उसको केस डाला जा रहा है। मतलब एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो मेरे हिसाब से क्या है विरोध करने को, कोरोनिल का विरोध करने का कारण क्या है, और क्यों आयुष मंत्रालय को इतना बड़ा क्वेश्चन उठाना चाहिए कोरोनिल को लेकर। अगर रामदेव जी अगर कोरोनिल खिला देंगे तो डेफिनेटली कुछ तो आदमी की इम्यून सिस्टम में फायदा होगा भाई। तो क्यों नहीं उसको मरीज को दिया जाए, उसको बैन करके क्या तुम्हें उपलब्धि मिल जाएगी। यानी कि एलोपैथिक की मारने वाली दवाओं को अभी रिसेंटली जो तुमने मलेरिया की दवाई जो तुमने दी, जिसको अमेरिका भी भेजी गई, उस दवाई को तो तुम महत्व देते हो और बाद में पता चलता है कि वो नुकसानदायक है। तो तुम मानते किसकी हो, कभी कहते हो अच्छी होती है, कभी कभी बुरी होती है। तो तुम ऐसी दवाओं को तो तुम महत्व देना चाहते हो, और भारतीय हमारी दवाओं को, आयुर्वेद को हमें जो है हमें नीचे गिराकर हमें निष्कृष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये दवाइयाँ रामदेव जी के पास बहुत पुरानी हैं, उन्होंने अब इतनी देर क्यों लगाई? नहीं देखिए, क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? नहीं देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वंदना जी के रामदेव जी ने कोई पहले बना के रखी और वो बाद में लाके उन्होंने की, ऐसा मुझे, देखिए मैं बहुत गहराई में नहीं जानता, और ना मैं उनके ज्यादा संपर्क में हूँ, ना मैं उनके बारे में मतलब उनका एक्चुअल फंक्शन क्या मैं जानता नहीं, पर मैं एज ए कॉमन सेंस में आयुर्वेद और उनकी दवाओं के बारे में मैं अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, और ये कोई रामदेव जी नया निकाल रहे हैं ऐसा नहीं है। भारत के अंदर हमारे यहाँ पे घर घर में हम आयुर्वेदिक औषधियों को यूज करते हैं, और अल्टीमेटली एक 5-7 दवाओं को लेकर, इसके अलावा और कोई है ही नहीं इसके अंदर। कितनी चीजें अब अंदर डाल दोगे उसके अंदर, मुश्किल से थोड़ी, कभी कोई अश्वगंधा है कि कोई तुलसी है कि कोई दालचीनी है कि कोई फलाना है तो यही सब चीजें कहाँ से नया लेकर आ जाओगे। तो अल्टीमेटली आज अगर थोड़ा सा 2-4 मिश्रण को मिलाकर अगर कोई दवा बना लेता है आयुर्वेद में और हमें देना चाहता है, तो वो कोई नया बना है ऐसा तो मैं नहीं मानता। डेफिनेटली उन्होंने नाम जरूर कोई नया रख लिया होगा समय को देखते हुए, तो वो अलग बात होगी मेरे ख्याल से। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। भगवान आपके चैनल को खूब तरक्की दें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। आप जैसे कहते हैं ना कि जो जीवन का सरल सत्य है वो लोगों के आपके टीवी के माध्यम से जाए, क्योंकि मैं आपका T5 में देखता रहता हूँ। आपने विश्व रूप को लेकर आए, आप डॉक्टर और भी कई डॉक्टरों को लेकर आए जिन्होंने कोरोना के बारे में बहुत अच्छी राय दी है, तो मैं उनको सुनता रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे गर्व है कि आप जैसे लोग हिम्मत करके कम से कम आप इस क्षेत्र में बड़ी छाती ठोककर दूसरे चैनलों के मुकाबले आप एक सत्य के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपके सारे ग्रुप को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत नमस्कार मेरा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।